हमने जब शुरुआत की थी 2017 में, हमने केवल मात्र 5 बेड लगाए थे। अभी वर्तमान में जो वर्मी कंपोस्ट का जो प्लांट है वो लगभग 1.25 एकड़ में, एक ट्रॉली से हमारे ये जो 30 बाई 4 के बेड हैं वो 2 बेड भरा जाते हैं। अगर आपने 4 बाई 30 पे 30 किलो केचुआ डाला है तो 2 से ढाई महीने में आपका पूरा बेड कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप भी शुरुआत करना चाहते हैं तो इस प्रकार लो कॉस्ट में शुरुआत कीजिए। इसमें केवल प्लास्टिक लगेगा, बाउंड्री के लिए मटेरियल लगा सकते हैं और ढकने के लिए जूट की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका वर्मी बेड तैयार है। तो आपका ये जो फार्म है इससे सालाना कितना वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन होता है? सालाना हमारा लगभग 800 से 850 टन हमारा वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन है। तो एक एवरेज क्या रेट में मार्केट में वर्मी कंपोस्ट सेल होता है? इसकी जितनी भी कॉस्टिंग होती है 5 रुपए के अंदर सारी सिमट जाती है। ओके। उसके बाद में हम इसको जो वर्मी कंपोस्ट बेचते हैं एक एवरेज 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 40 किलो का बैग 400 रुपए में बेचते हैं। कि आने वाले समय में किसानों में इसकी कैसी डिमांड रहेगी? 1.25 एकड़ का यूनिट होने के बावजूद जी, हमको जब सीजन आता है, हमारा जो मेन जुलाई से सितंबर का जो सीजन होता है जी, उसमें वर्मी कंपोस्ट कम पड़ जाता है सर। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं 2 ऐसे बचपन के दोस्तों की जोड़ी से जिन्होंने मात्र 5 वर्मी कंपोस्ट की बेड से शुरुआत की थी और आज वे लगभग 1.5 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चलाते हैं, जिससे वे अपना वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करते हैं और इस वर्मी कंपोस्ट को बेचकर वे सालाना लगभग 70 से 75 लाख रुपए तक की अर्निंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं उनके सफर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में, और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। जी, मेरा नाम टिकम चंद है, टिकम चंद जोगचंद, और मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं अमित जी कुमावत। जी नमस्कार। हम दोनों मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में नामली नगर में कमर्शियल स्केल पर वर्मी कंपोस्टिंग का काम करते हैं। पिछले 2017-18 से 8-10 सालों से हम वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दे रहे हैं और जैविक के क्षेत्र में लोग आगे बढ़े इसके प्रयास कर रहे हैं सर। जी, तो सर सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा, फिर सर का भी हम बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि आप इसमें आए उससे पहले आप क्या करते थे, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी, 2012-13 में हमने सोचा कि हमको एग्रीकल्चर फील्ड में कहीं ना कहीं अपना करियर बनाना चाहिए। जी। तो हमने दोनों में मिलकर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की पढ़ाई की, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जिसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम होती है उसकी तैयारी की। उसके बाद में मुझे मौका मिला एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने का, और साथ ही हम दोनों मिल के वर्मी कंपोस्टिंग जो कि मिट्टी के लिए अच्छा है, जैविक खेती के लिए अच्छा है, उसकी हमने शुरुआत की। 4 साल हमने जबलपुर में पढ़ाई की है। उसके साथ साथ में हमने इसको प्लांट को रन किया था। पढ़ाई करने के बाद में 2018 में जब हमने पास आउट किया, उसके बाद में 2 साल किसी कंपनी में नौकरी करके भी देख लिया, लेकिन जो सुकून अपना खुद का काम या खुद का व्यवसाय में था वो सुकून हमको मिल नहीं रहा था। तो उसके बाद में हमने 2020 में नौकरी को छोड़कर कमर्शियल स्केल पे वर्मी कंपोस्टिंग को अपनाया। तो सर अब हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय और अपना बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम अमित कुमावत है, मैं रतलाम ज़िले के नामली का रहने वाला हूँ। हम दोनों ने पिछले 7 सालों से वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चला रहे हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे बिजनेस के बारे में सोचा था। यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारी हमने अर्जित की, जैसे कि डेयरी फार्मिंग के बारे में, मशरूम के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में, लेकिन वो हमारे बजट में नहीं था। इसलिए हमने कम बजट का बिजनेस चुना, जो कि आज हम अच्छे तरीके से वर्मी कंपोस्ट को रन कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के पहले मैं कुरियर बॉय था, कुरियर की नौकरी करता था। उसके साथ साथ में थोड़ा बजट इकट्ठा करके फिर हमने इस बिजनेस में लगाया। तो सर आप हमें अब ये बताइए कि ये जो वर्मी कंपोस्ट की आपकी यूनिट है, ये यूनिट आपने जब स्टार्ट की थी तो कितने एरिया से स्टार्ट की थी और अभी आप कितने एरिया में कर रहे हैं? जी, हमने जब शुरुआत की थी 2017 में, हमने केवल मात्र 5 बेड लगाए थे। जी। 5 बेड लगाकर हमने ये देखा था कि वर्मी कंपोस्ट की प्रोसेस क्या होती है, कितने समय बनता है, कितना आसान है। जी। जब 5 बेड हमने वर्मी कंपोस्ट लगाए, वर्मी कंपोस्ट अच्छे से बनने लगा, उसके बाद में हमने ध्यान दिया कि इसको बनाना आसान है, क्या इसको बेचना भी आसान है। जी। उसके बाद में हमने एक अप्रोक्स साल भर तक केवल मार्केटिंग पे ध्यान दिया। ठीक है। 1 साल से 1.5 साल तक हमने गांव-गांव जाकर किसानों को जानकारी दी, जो किचन गार्डनिंग करते हैं उनको जानकारी दी, जो पोलियो हाउस लगाते हैं उनको जानकारी दी कि हमारे नामली में वर्मी कंपोस्ट बनने लगा है, क्या आपको ज़रूरत पड़ती है। जी। तो इस प्रकार हमने 1 से 1.5 साल तक वर्मी कंपोस्ट की जो मार्केटिंग होती है उस पर खर्च किया सर। ठीक है। फिर तो अभी आप कितने एरिया में ये कर रहे हैं? ये जो हमारा अभी वर्तमान में जो वर्मी कंपोस्ट का जो प्लांट है वो लगभग 1.25 एकड़ में। अच्छा। 1.25 एकड़ में हमारा ये वर्मी कंपोस्ट का प्लांट अभी वर्तमान में है सर। ठीक है। तो अब सर सबसे पहले बात करते हैं हम कि जब हम वर्मी कंपोस्ट की स्टार्टिंग करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट की जो अर्थवॉर्म है उनकी जो ब्रीड आपके पास में है वो कौन सी है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। अभी वर्तमान में भारत में मोस्टली 2 ब्रीड्स प्रचलित हैं। एक होती है आइसिनिया फेटिडा,
जो कि एक ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है। इसके अलावा एक जो केचो की प्रजाति है उसका नाम है यूडिलस, जो अफ्रीकन वेराइटी है। हमारे यहाँ जो प्लांट पे जो मुख्य जो वेराइटी है जो हम कहीं ना कहीं किसानों को बांटते हैं, बेचते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति आइसिनिया फेटिडा है सर। जी। तो ये जो ब्रीड है इसको आप क्यों सेलेक्ट करते हैं? जैसे नॉर्मली हम कहीं पे भी जाते हैं तो किसान इसी ब्रीड को सेलेक्ट करते हैं, इसको क्यों सेलेक्ट किया जाता है, इसकी क्या खासियत है, वो थोड़ा सा आप हमारे किसान भाइयों को अगर बता सके तो। गोबर से या वेस्ट से अगर खाद बनाना है अपने को जी, तो ये जो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति आइसिनिया फेटिडा है इसका मल्टीप्लिकेशन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसका जो सर्वाइवल है वो लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे, अगर 55-60 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है तो भी सर्वाइव करती है, अपनी पॉपुलेशन बनाती रहती है और जो वेस्ट है उसको कन्वर्ट करती रहती है। यानी कि ये 24 आवर्स काम करने वाली वैरायटी है सर। जी। तो अब सर हम बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बेड बनाने के लिए हम बेड बनाते हैं। बेड किसान भाई दो तरीके से बनाते हैं कि जैसे एक तो मोस्टली तरीका ये है कि हम नीचे कंक्रीट करते हैं, कंक्रीट की हम बेड बनाते हैं और उसके ऊपर हम अपना वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरा कॉमन तरीका ये है जैसे आपने कर रखा है, नीचे पॉलीथीन है और इस तरीके से। तो दोनों में से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है और कौन सा तरीका हमें यूज़ करना चाहिए वो भी आप थोड़ा सा बताइए। यदि कोई किसान 2-4 बेड लगाना चाहता है, अपने खेत के लिए करना चाहता है, तो वो सीमेंट कंक्रीट जो आप बेड की बात कर रहे हैं वो लगा सकता है। उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। अच्छा। लेकिन जब व्यक्ति कमर्शियल स्केल पे काम करता है, जब उसके पास में 200-400 बेड्स होते हैं, तब बजट का एक इशू आ जाता है। 200-400 बेड का आरसीसी करना, कंक्रीट करना एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बजट को करने वाला हो जाता है। तो मेरा जो निवेदन है सभी किसानों से जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी शुरुआत करना चाहते हैं तो इस प्रकार लो कॉस्ट में शुरुआत कीजिए। इसमें केवल प्लास्टिक लगेगा, बाउंड्री के लिए मटेरियल लगा सकते हैं और ढकने के लिए जूट की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका वर्मी बेड तैयार है। ओके। तो अब मुझे आप ये बताइए जैसे ये आपकी जो वर्मी बेड है इसको हम बनाते हैं तो किस तरीके से, कौन सी इसमें आपने प्लास्टिक यूज़ की है, ईंटें कितनी लगती है, इसकी साइज़ क्या है, वो थोड़ा सा आप मेरे को बताइए। वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाने में सबसे पहले हमको हमारे ज़मीन को ढाल देना पड़ेगा। ठीक है। ढाल बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ढाल की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। ये मध्य प्रदेश की काली मिट्टी है, अगर इसमें ढाल नहीं देंगे और बारिश के समय में क्या होता है, हमारे जो मिट्टी के जो रंध्रावकाश है, जो पोर्स है, सारे के सारे फिल हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में पानी में हमारा बेड तैरने लगता है। जी। अगर बालू रेत होती तो बारिश का पानी गिरता और बालू रेत उसको चूस लेती, तो वहाँ पे पानी मतलब जलमग्न की स्थिति नहीं बनती। लेकिन इस स्थिति में काली मिट्टी में ढाल देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने आप देख पा रहे हैं ये जो सारे बेड लगे हैं, इधर का जो बेड लगे हुए हैं उसका ढाल उसकी तरफ है, उधर से जो बेड लगे हुए उनका ढाल बीच में। तो दोनों बेडों का पानी बीच में आ जाता है। हम जब पानी चलाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट के बेड में क्या होता है कि केवल बेड को जो अंदर का जो गोबर है उसको गीला करना होता है, उसको गीला करना, इसको जलमग्न नहीं करना होता है। तो हम जब पानी देते हैं तो जो पानी इस गोबर को चूसना होता है, लेना होता है, वो ले लेता है, अतिरिक्त पानी बह के निकल जाता है। ठीक है। तो ये तो बात हुई हम जो इसमें स्लोप देते हैं, डाल देते हैं उसकी। इसकी आपने बेड की जो साइज़ है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए, साइज़ आपने क्या रखी है वो थोड़ा सा। एक आइडियल जो साइज होनी चाहिए, सबसे पहले तो चौड़ाई की बात करेंगे। चौड़ाई 4 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 फीट की चौड़ाई इसलिए ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। खाद उतारना हो गया, केचो डालना हो गया, पल्टी लगाना हो गया। तो अगर इस साइड से काम करते हैं तो 2 फीट का जो एरिया है वो इधर से कवर हो जाता है, इसके अलावा 2 फीट का एरिया उधर से कवर हो जाता है। ठीक है। तो चौड़ाई हमको 4 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी है। ठीक है। ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 1.25 फीट, अधिकतम 1.5 फीट। ठीक है। अगर 1.5 फीट से ज़्यादा अगर हम ऊंचाई रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस गोबर में हीट जनरेट होती है, गोबर गर्म हो जाता है। तो गोबर की जो हाइट है 1.25 फीट तक रखें, चौड़ाई 4 फीट रखें। लंबाई की अगर बात करेंगे तो एक जो अधिकतम सीमा है इसकी लंबाई रखने की वो 40 फीट है। हमने यहाँ पे हमारे जो बेड लगाए हुए हैं वो यहाँ पे हमने 30 फीट के लगाए हुए हैं और अलग से हम एक प्रयोग कर रहे हैं जिसमें हमने 20-20 फीट के बेड लगाए हुए हैं। जी। अब हम जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि नीचे आपने पॉलीथीन डाल रखी है, ऊपर ईंटें लगा के आपने तैयार किया, तो वो कैसे आपने तैयार किया वो थोड़ा सा आप पास से दिखाइए ताकि किसान भाई को समझ में आ सके कि हमें अपना जो बेड है वो बनाना कैसे है लो कॉस्ट में। सभी आप देख पा रहे हैं कि हमने सबसे नीचे ये प्लास्टिक यूज़ किया है। जी। अब ये जो प्लास्टिक है अगर मेरी माने तो सबसे हैवी प्लास्टिक, जितना मोटा प्लास्टिक एक ही बार में लेंगे आप तो एक ही बार लगाना है, 5 साल 6 साल 7 साल तक वही प्लास्टिक काम करेगा। पतला प्लास्टिक लेंगे तो बार बार लगाना है, बार बार वो कंकड़ की वजह से, कहीं चलने की वजह से, ईंट की वजह से फट जाएगा। एक बार हैवी प्लास्टिक लीजिए, बिछाइए, ईंट की बाउंड्री लगाइए,
एक ही बार में काम खत्म, बार बार प्लास्टिक बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अभी सर जैसे आपने जो ईंटों के बारे में बताया, तो अगर एक बेड हम बनाते हैं तो एक बेड में एवरेज आपकी जो 30 फीट की बेड है, इसमें कितनी ईंटें इसमें आएगी? अगर एक बेड की बात करेंगे तो इसकी पूरी बाउंड्री को मिला के लगभग 200 ईंटें लग जाती है। 200 ईंटें इसमें एक बेड में लगने वाली है। ठीक है, 200 ईंटें एक बेड में लगेगी। तो जैसे अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो क्या ये जो बेड है और ये बेड दोनों के लिए यहाँ बीच में अलग ईंटें हैं या फिर एक ही ईंट से ये बनी हुई है, वो भी आप मेरे को सर हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक बेड के एक तरफ नाली है और एक तरफ चलने का रास्ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ओपन करके दिखाइए ताकि, या फिर जो खुला बेड है वहाँ से ये जो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ये भर चुका है, ये एक नाली है जी। यहाँ पे ये पूरी नाली है, इसमें से इधर का पानी निकल जाता है। ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ ये जो ओपन है, यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो किसान पे पास से दिखाएंगे तो यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है इस बेड की है, और यहाँ पे ये जो ईंटों की लाइन जा रही है वो इस बेड की है, और बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है, ताकि इसका अतिरिक्त पानी उसमें से निकल जाए। साथ ही में इस बेड के लिए चलने का रास्ता हमने ये बनाया हुआ है। ये पूरी एक ईंट है, इस पे व्यक्ति चल सकता है, और हमारा एक जो यंत्र होता है जिसकी वजह से हम गोबर डालते हैं, जिसकी सहायता से गोबर डालते हैं, वो पूरी गाड़ी इसमें चल जाती है। ठीक है, तो यानी कि जो नाली बनाई है वो 2 बेड के बीच में बनाई है, और वापस दूसरी साइड पे जो बेड है वहाँ पे आपने सीधा चलने के लिए बनाया, चलने के लिए, काम करने के लिए और गाड़ी चलाने के लिए रास्ता बनाया है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी बेड की। अब बेड बनाने के बाद में बात आती है कि हम जो गोबर सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि किसान भाइयों का सबसे ज़्यादा यही होता है कि भाई हम अपना जो गोबर है वो गोबर किस तरीके का सेलेक्ट करें जिससे कि हम अच्छे तरीके से हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो, हमारे जो अर्थवॉर्म्स हैं वो मरे नहीं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, तो वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। अगर सर गोबर की बात करेंगे तो हमको वर्मी कंपोस्टिंग के लिए एकदम ताज़ा गोबर की आवश्यकता पड़ती है जी। ताज़ा गोबर का मतलब ये है कि गोबर जो है वो अंदर से हरा पीला होना चाहिए। अगर गोबर काला है तो वो गोबर हमारा किसी काम का नहीं है, केंचुआ उसका खाद अच्छे से नहीं बनाएगा। हमको गोबर का चुनाव करना होता है, तो हरे पीले गोबर का चुनाव करना होता है। लेकिन जो फ्रेश गोबर होता है, जो 2-4 दिन पहले ही पशु ने किया हुआ है, उस गोबर में पानी की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है। उस गोबर को डायरेक्टली हमको केंचुओं को खाने के लिए नहीं देना है। उस गोबर को पहले उसमें से अतिरिक्त जो पानी है, जो फ्रेश गोबर पानी होता है, वो निकालना है, सुखाना है, उसके बाद में बेडों में डालकर उसको पानी से ठंडा करना है। ठीक है, तो अब जैसे आप यहाँ पे गोबर जो लेके आते हैं, यहाँ पे गोबर आप इकट्ठा करते हैं वहाँ तक की, और वहाँ से जब आप बेड में डालते हैं वो कितने दिन की प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप करते हैं, वो थोड़ा सा आप मेरे को डिटेल से समझाइए जी। अगर हमने जो गोबर मंगवाया है वो एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने पुराना गोबर है, तो हम उसको डायरेक्टली बेड में डाल देते हैं। ठीक है। अगर गोबर फ्रेश है, 2-4 दिन पुराना है, उसको पहले गोबर को लाया जाता है, उसको कुछ समय 15 से 20 दिन के लिए छोड़ा जाता है, ताकि उसके अंदर का जो अतिरिक्त पानी वो निकल जाए जी। पानी निकल जाता है, उसके बाद में हम उसको बेडों में डालते हैं जी। बेडों में डालने के बाद में कम से कम 10 दिन तक, 1 दिन छोड़ के उसमें पानी चलाया जाता है, और पानी इतना चलाया जाता है कि बाजू से पानी निकल जाए, ताकि इसके अंदर की जो भी गर्मी है, जो मीथेन गैस है, वो पानी की सहायता से ठंडी हो जाए, निकल जाए, गोबर हमारा एकदम ठंडा हो जाए। ओके जी। तो यहाँ पे सर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि बेड में गोबर को भरा जा रहा है, तो भरने की क्या प्रोसेस होती है, कितना कि एक बार में भरते हैं, वो आप मेरे को थोड़ा सा समझाइए। हमारे यहाँ पे जो गोबर की ट्राली आती है सर, एक पटिया लगा होता है जी। और एक मोटा 26 इंच की ट्राली होती है, और एक 6-7 इंच का पटिया होता है, तो लगभग वो 28 से 30 इंच की ट्राली बन जाती है। ठीक है। वो एक ट्रॉली से हमारी ये जो 30x4 के बेड हैं वो 2 बेड भरा जाते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे इस ट्रॉली की सहायता से ये बेड भरे जा रहे हैं, और एक ट्रॉली से ये 2 बेड भरा जाएंगे सर। ठीक है, एक जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है उससे 2 बेड 30x4 के 2 बेड भर सकते हैं जी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये जो गोबर है ये ट्रॉली से यहाँ पे खाली किया जा रहा है जी। तो अब ये यहाँ खाली होगा, उसके कितने दिन बाद आप इसमें अर्थवॉर्म्स डालते हैं, वो आप मेरे को थोड़ा सा समझिए। अभी सर ये गोबर डालने के बाद में ये एक्चुअली लगभग 1 महीना पुराना गोबर हो चुका है जी। तो हम इस गोबर को अभी 1 दिन छोड़ के 1 दिन इसमें पानी चलाएंगे। ठीक है। ठंडा होएगा, उसके बाद में लगभग 10 दिन बाद में हम इसको चेक करेंगे, रेंडमली 4-5 जगह हम हाथ डाल के चेक करेंगे क्या अंदर से कुछ गर्मी का एहसास हो रहा है, भाप उठ रही है। अगर गर्मी का एहसास हो रही है, भाप फूट रही है, तो 2-4 दिन और पानी चलाते हैं। ठीक है। अगर हमको लगता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा गोबर ठंडा हो चुका है, उसके बाद में इसमें केंचुआ छोड़ा जाता है। ओके जी। तो अब सर जैसे जो गर्मियों का सीजन है और जो अपना सर्दियों का सीजन है, उसमें टाइम में कितना डिफरेंस आता है गोबर को ठंडा होने में, वो भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। एक मोटा है कि गर्मी के टाइम पे हम थोड़ा सा पानी ज़्यादा चलाते हैं जी,
तो एक 7-8 दिन में, 10 दिन में, एक अप्रोक्स से अंदाज है 10 दिन में गोबर ठंडा हो जाता है। ठीक है। बाकी अभी सर्दी के टाइम पे 7-8 दिन में, क्योंकि जो रात का तापमान होता है वो कहीं ना कहीं चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो गोबर आसानी से जल्दी ठंडा हो जाता है। बाकी कम से कम 7-8 दिन मान के चलिए अभी भी। अब जैसे उसके बाद में बात आती है, हम अर्थवॉर्म्स इसमें डालते हैं। जी। तो जैसे ही हमारी बेड तैयार हुई, बेड तैयार होने के बाद में अर्थवॉर्म डालने की क्या प्रोसेस होती है और अर्थवॉर्म हम पर बेड में कितने डालते हैं वो भी आप मेरे को थोड़ा सा। जी, हम यहाँ पे जो कमर्शियल स्केल पे वर्मी कंपोस्टिंग के यूनिट चला रहे हैं, हमारे पास में केचो की कोई कमी नहीं है जी। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो पुराना वर्मी कंपोस्ट का बेड है, जिसकी आखिरी परत, जिसमें मैक्सिमम केचो होते हैं, वो 1 से 1.5 इंच की परत होती है, उस पूरी की पूरी परत को 30x4 की जो पूरी परत होती है, जो आखिरी की 1 इंच की होती है, उस पूरी परत को नए बेड के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। एक अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो उसमें लगभग एक 80 से 100 किलो केचो होता है। अच्छा जी। और अगर किसानों की बात करेंगे, किसान अपने लेवल पे वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाना चाहते हैं तो प्रति 4x1 पर 1 किलो केचो डाले। 30 फीट का बेड है तो 30 किलो केचो डालेंगे। तो एक हमारा जो जनरल हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर आपने 4x30 पे 30 किलो केचो डाला है तो 2 से ढाई महीने में आपका पूरा बेड कंप्लीट हो जाएगा। अब सर, जैसे हमने अर्थवॉर्म्स हमारे डाले, अर्थवॉर्म के बाद में एक चीज़ आती है कि हम अपना जो बेड है उसको कवर कैसे करें। जी। जैसे ग्रीन हमारी जो नेट होती है उससे कवर करना चाहिए, या फिर हमारी जूट की जो बोरी होती है उससे कवर करना चाहिए, वो भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। हमारे जो वर्मी कंपोस्टिंग वाले भाई है वो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर काई से ढके। तो बड़ा आसान सा इसका जवाब है कि हमको कुछ ऐसी चीज़ों से ढकना है जिससे अंदर का तापमान घटा हुआ रहे, बढ़े ना। ठीक है। हम जूट की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम केले के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, हमारे यहाँ पे केले के पत्ते उपलब्ध नहीं है, पराली उपलब्ध नहीं है, हमने जूट की बोरी का इस्तेमाल किया है। कहीं कहीं आप देख पा रहे हैं हमने ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल किया है। ये जो ग्रीन नेट का इस्तेमाल है हम कुछ समय के लिए करते हैं। ये जो ठंडी का समय होता है और बारिश का समय होता है, केवल इसी समय करते हैं, क्योंकि ये भी प्लास्टिक से बनी हुई है सर जी। अगर गर्मी में जो अपने कहीं ना कहीं मई जून की जो गर्मी होती है उसमें अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और केचो डैमेज होता है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है उन सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप गर्मी में इस ग्रीन नेट का इस्तेमाल ना करें, आप इसका केवल ठंडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 12 महीने आप इस प्रकार की जूट की बोरी का इस्तेमाल करें। यानी कि सबसे बेस्ट जो तरीका है वो जूट की बोरी है जी। जूट की बोरी से अगर हम कवर करते हैं तो जो कवर करने का टाइम क्या है हमारा, जैसे आज हमने अपने अर्थवॉर्म डाले तो उसके कितने टाइम बाद हमें इसे कवर करना होता है, वो थोड़ा सा भी बताइए। जब से आपने इसमें अर्थवॉर्म डाले उसी दिन से, उसी समय से इसको कवर कर दिया जाता है। उसके बाद में फ्रिक्वेंटली उसको समय समय पर गीला करके इसको अपने को पानी देना है, ताकि केचो के पास में पानी पहुंचे, गोबर उसके पास में है, भोजन उसके पास वही है। भोजन और पानी की उपस्थिति में वो केचो एक्टिव रहता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है और समय समय पे वो जो खा के गोबर को खाद बनाता रहता है। नीचे से खा के आता है, ऊपर आके अपना जो वर्मी कंपोस्ट है, अपना जो एक्सक्रीटा है उसको तैयार करके जाता है। ठीक है। अब सर, जैसे हमने मेन बात आई पानी देने की, जैसे हमने अर्थवॉर्म डाले, कवर किया अपने बेड को, उसके बाद में हम इसमें पानी कितने टाइम में देते हैं, कौन सी सीज़न में हमें कितने बार पानी देना है, आपका पानी देने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइए। वर्मी कंपोस्ट का जो बेड होता है उसमें एक यूनिफॉर्म पानी चले, इसके लिए हम जो नली के सिस्टम है, आप देख पा रहे हैं ये नलियाँ लगी हुई है, इन्हीं नलियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म साइज में पानी चला जाए। बहुत सारी जगह पे हमने देखा है, बहुत सारे लोग हमारे जो साथी हैं स्प्रिंकलर का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे फव्वारे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पानी एक प्रकार से यूनिफॉर्म साइज में यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से केचुआ कहीं कहीं पे इकट्ठा हो जाता है, कहीं कहीं पे अच्छा खाद बनता है, कहीं कहीं पे नहीं बनता है। हम क्या करते हैं, जब पानी चलाते हैं तो एक तरफ से पूरे बेड में एक जैसा पानी चलाते हैं इन नलियों की सहायता से। जब एक तरीके से पानी चलता है तो पूरे बेड में यूनिफॉर्म तरीके से केचो बिखरे हुए रहते हैं। और पानी की बात करेंगे तो हम अगर सर्दियों की बात करेंगे तो हम मोटा मोटा कभी एक दिन दो दिन छोड़ के पानी चलाते हैं, और गर्मियों की बात करेंगे एक दिन छोड़ के हम पानी चलाते हैं। ओके सर, ये तो बात है। अब जैसे एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा, हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो कितने दिन में तैयार हो जाता है अर्थवॉर्म डालने के बाद में, वो थोड़ा सा आप मेरे को। इसमें एक बड़ा केचुआ कितना डालें, ये सवाल बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं। अभी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वर्मी कंपोस्ट के बेड में जितने ज़्यादा खाने वाले केचुए होंगे उतने ज़्यादा जल्दी वो खा के तैयार करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। इसके अलावा केचुआ जितना पास में रहेगा एक बेड में उतनी अच्छी मेटिंग करेगा, उतनी अच्छी पॉपुलेशन बनाएगा।
एक बेड में अगर 4 बाई 30 का बेड है, उसमें अगर आपने 30 किलो केचुआ डाला है, तो हमारा जो अनुभव है, हमारे जो एक्सपेरिमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली 2 से ढाई महीने में पूरा बेड कंप्लीट हो जाएगा उन केचुओं की मदद से जो हमने 30 किलो डाले हैं। ठीक है। तो अब सर जैसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे अलग अलग सीज़न है, जैसे सर्दियों का सीज़न है, उसके बाद में गर्मियों का सीज़न आता है, फिर बरसात का सीज़न है, तो क्या उनमें टाइमिंग में फ़र्क आता है कि किसी सर्दियों में कम टाइम में बन रहा है या फिर गर्मियों में कम टाइम में बन रहा है, ऐसा कोई भी सिस्टम होता है या फिर 2 से ढाई महीने में ही बनता है? वो थोड़ा सा मैं जब ये ठंडी का टाइम आता है जी, इस समय पूरा वातावरण ठंडा होता है जी, तो हमारा जो बेड होता है एक बहुत अच्छे से ठंडा रह पाता है। जी, केचुए बहुत अच्छे से एक्टिव काम करते जी। हैं, अपनी जो पॉपुलेशन होती है जी, वो उसको बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं। जी। जो केचुए का 2 से 4 होने का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा होता है, तो इस समय ठंडी में वर्मी कंपोस्ट अच्छे से बनता है और वर्मी कंपोस्ट जल्दी बनता है। ओके, जो 2 से ढाई महीने लगने होते हैं, जी। कहीं 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है और गर्मियों में कभी 2.5 महीने 3 महीने भी हो जाते हैं। ओके सर, अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है जैसे 2 से ढाई महीने में तैयार हुआ, उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट की हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, बेड से वर्मी कंपोस्ट को निकालते कैसे हैं, वो प्रोसेस भी थोड़ा मैं डिटेल से जानना चाहूँगा, क्योंकि किसान भाई तैयार तो कर लेंगे लेकिन उसके बाद में निकालना भी काफ़ी एक मतलब इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि अगर सही तरीके से निकाला नहीं तो जो अर्थवॉर्म है वो वर्मी कंपोस्ट के साथ चले जाएंगे, तो दोनों को सेपरेट करना ये भी इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके बारे में आप मेरे को थोड़ा समझाइए। वर्मी कंपोस्ट बेड में केचुआ डालने के बाद में केचुआ अपना काम स्टार्ट कर देता है। जी। केचुआ का एक ही काम है, गोबर को खाना और अपना मल तैयार करके जाना, एक ही काम है उसके पास में। तो जो केचुआ होता है वो नीचे से गोबर खा के आता है, ऊपर आके अपनी वर्मी कंपोस्ट छोड़ के जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको जो वर्मी कंपोस्ट मिलने वाली है वो ऊपरी परत में मिलने वाली है, कभी भी वर्मी कंपोस्ट नीचे नहीं मिलेगी। हमारा बेड हमेशा ढका रहता है, केचुआ नीचे से खा के आता है, ऊपर आके वर्मी कंपोस्ट छोड़ के जाता है। जैसे जैसे हम अगर देखेंगे 10 से 15 दिन बाद में हमको एक चाय पत्ती की बुरादे जैसी, लकड़ी की बुरादे जैसी एक परत 15 दिन 20 दिन बाद में ऊपर बिखरी हुई दिखाई देगी। ठीक है, उस परत को हटाना बहुत जरूरी है। ओके, हमको क्या करना है, हमारी जूट की बोरियां होती है उसको हटाना है। उसके बाद में उस बेड में इस प्रकार, जिस प्रकार ये हमारे मजदूर भाई हैं हलचल मचा रहे हैं जी, हमारे पास इस प्रकार के औजार होते हैं जिसकी सहायता से हलचल मचा देते हैं जी, जितनी परत में वर्मी कंपोस्ट है। ओके, कुछ समय धूप लगने के बाद में एक अंदाजा है कि 20 से 25 मिनट धूप अच्छे से लग जाती है, सारे केचुए उस हलचल की वजह से और उस धूप की वजह से सारे उस गोबर में चले जाते हैं जी। गोबर में चलने के बाद में ऊपर हमारे पास में क्या बचता है, केवल प्योर वर्मी कंपोस्ट। ओके, उस वर्मी कंपोस्ट को हम इस फावड़े की वजह से जी, ये जो फावड़ा देख पा रहे हैं प्लास्टिक का फावड़ा है, लकड़ी का हत्था लगा हुआ है, इस फावड़े की सहायता से हम इस सारे वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये ढेरी लगी हुई है जी, इस ढेरी में ये सारा वर्मी कंपोस्ट हमने इकट्ठा कर लिया है। ओके, इस वर्मी कंपोस्ट को हम उठा लेंगे और कहीं एक सुरक्षित छांव में इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो पूरी बेड है, इस बेड को खाली होने में कितना टाइम लगता है, कितनी बार हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तब जाके हमारी एक बेड खाली होती है, वो थोड़ा सा जी। जैसा कि मैंने आपको बताया सर कि 15 से 20 दिन में एक परत बन गई जी। परत उतारने के बाद में फिर जो पीला गोबर बचता है, जो केचुए बचते हैं, उसमें हम पलटी लगा देते हैं ताकि क्या उस बेड में अच्छे से एरेशन हो जाए जी। गोबर ऊपर नीचे हो जाएगा, एरेशन हो जाएगा जी, तो केचुए की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। ओके, फिर से ढक देंगे, फिर से हमारा वही काम है, इसमें पानी देना है और हर परत जैसे जैसे परत बनती रहती है उस परत को परत बाई परत हर 15 दिन में 10 दिन में उसको उतारते रहते हैं। ओके, एक मोटा हमारा जो अनुभव है उसके आधार पे 2.5 महीने में पूरी 3 से 4 परत उतरने के बाद में पूरा जो बेड होता है कंप्लीट हो जाता है। आखिरी जो परत बचती है वो केवल केचुए की बचती है और 1 से 1.5 इंच में गोबर बचता है, उसी में सारे केचुए होते हैं, उसी में सारा गोबर होता है। ठीक है, तो अब सर जैसे ये बेड है इसमें से आप मेरे को थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और ये सारा आप निकाल के दिखाइए कि इसकी लेयरिंग कैसे है, वो थोड़ा सा। ये लगभग ये जो सारा ये बेड है जी, लगभग ये जो बेड है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसकी ये आखिरी परत इसकी हम उतार रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये बुरा खाद देख रहे हैं, ये सारा वर्मी कंपोस्ट है। ओके, ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और अभी इसको एक छाया में इसको स्टोर कर लेंगे, ढेर लगा लेंगे। ठीक है, आखिर में अगर बात करेंगे तो इसमें जो आखिरी परत बचती है उसमें केचुए बचते हैं। ये जो केचुए होते हैं ओके, इस परत सहित हम दूसरे बेड में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा कोई हमारा किसान बंधु जो हमसे केचुआ खरीदना चाहता है उसको हम ये केचुआ सेपरेट करके अलग करके उनको ये केचुआ दे देते हैं। ठीक है, तो अब सर जैसे ये केचुआ है, हमने पहले इसके ब्रीड के बारे में बात किया था, तो अभी हमारे हाथ में ये केचुआ हम दिखा सकते हैं किसान भाइयों को, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए। ये जो केचुआ है आप इसको देख पा रहे हैं, ये केचुआ पीछे से अगर आप देख पा रहे हैं तो इसकी जो ये पूंछ है एक हल्की पीली कलर की दिखाई दे रही है जी।
ये इसकी पहचान है, ये आइसिनिया फेटिडा प्रजाति का केचुआ है। ओके। ये जो आइसिनिया फेटिडा प्रजाति का केचुआ आता है, जी। इसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है पूरे भारत में सबसे बेस्ट प्रजाति का केचुआ है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है सबसे ज़्यादा है। ओके। तो सर जैसे अभी हम थोड़ा सा और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा, अगर कोई आपसे केचुए लेना चाहता है तो क्या आपके पास में केचुए अवेलेबल होते हैं किसान भाइयों को देने के लिए? पिछले 7-8 साल में हम जो काम कर रहे हैं मुख्य रूप से केचुए पे काम कर रहे हैं जी। पूरे भारत में हम केचो सप्लाई करते हैं। ओके। हमने असम तक माल पहुंचाया है, असम तक हमारा केचो पहुंचा है, ऊपर हिमाचल तक हमने केचो पहुंचाया है, और नीचे अगर भारत की बात करेंगे तो तमिलनाडु तक हमने केचो पहुंचाया है। ओके। भारत में अभी वर्तमान में चल क्या रहा है कि लोग किसानों को केचो के नाम पे गोबर बेचते हैं। जी। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा हमने सुधार किया है कि जो किसान केचो मांग रहा है उसको केचो मिले, इसलिए हम सबसे कम रेट पर केवल केचो तोल के देते हैं। ओके। मात्र केचो तोल के देते हैं, ताकि क्या है जो सामने वाला जो किसान है जिसको केचो चाहिए होता है उसको एक भरोसा रहे कि हमारे पास में हमने 15 किलो केचो मांगा है तो हमको 15 किलो केचुआ मिलने वाला है। ओके। तो हम केचो बहुत अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वांटिटी में किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। अब सर जैसे यहाँ पे ये लेयर है उसका यहाँ पर ढेर किया गया है इसको निकाल के, तब यहाँ से इसको आप जो स्टोरेज है वहाँ तक ले जाने का क्या सिस्टम है, कैसे स्टोर करते हैं, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। इसको डायरेक्टली हम इसके जो ये खाद है इसको हम हमारे जो जुगाड़ है जो हमारे पास एक छोटी सी ट्रॉली है उसमें भरेंगे, उसके बाद ढेर कर देंगे। ढेर करने के बाद में इसको हम एक मोटा मोटा सा भुरभुरा होने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ी सी इसके अंदर जो अतिरिक्त नमी है वो निकल जाए। जब इसमें से अतिरिक्त नमी निकल जाएगी थोड़ी सी ये बिखरने जैसा हो जाता है, वैसे अभी हल्की सी नमी है, हल्के से धूप लग जाएगी तो ये बिखरने जैसा हो जाएगा। ओके। इसके बाद में इसको हम छन्ने पे छानेंगे। ठीक है। छानेंगे और कहीं ना कहीं अगर ये इसे दबाते हैं पानी निकल रहा है ज़्यादा, जैसे ये निकल रहा है आप देख पा रहे हैं, अभी हाथ से ये पानी निकल रहा है, ये पानी निकल रहा है तो ये छनेगा नहीं जी, ये माल अभी छनेगा नहीं। ठीक है। तो इसको छानने के लिए थोड़ा सा इसको धूप दिखाना पड़ेगा। धूप दिखाने के बाद में इसको हम मशीन पे डालेंगे और वहाँ पे छनाई होगी सर। ओके। अब सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि हम एक हमारी जो ट्रॉली गोबर की खाद होती है उससे 2 बेड हम भरते हैं, तो अगर 2 बेड से हम वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं तो 2 बेड से हमारा वर्मी कंपोस्ट कितना निकलता है वो भी आप थोड़ा सा मेरे को समझिए। एक ट्रॉली गोबर में अगर अपने वर्मी कंपोस्ट की बात करेंगे तो एक मोटा मोटा ये है कि अगर हमको बेचना है जी, अगर हम बेचने की बात करते हैं तो हम बड़ा साफ़ सुथरा करके कचरा वगैरह सब निकालने के बाद में, मोटा मटेरियल निकालने के बाद में एक मोटा मोटा 40% 40% मटेरियल हमारे पास ऐसा होता है जो कि हम बेच सकते हैं। 100 किलो गोबर डाला है, 40 किलो हमको वर्मी कंपोस्ट मिलेगा जिसको हम अच्छे दाम पर किसानों को बेच सकते हैं जी। अगर हमको किसानों को बेचना नहीं होता है, किसान अपने घर के लिए बनाना चाहता है, तो एक मोटा मोटा 50% 50 से 55% किसान को वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है। ओके। बाकी जो 50% जो है वो वेस्ट में निकल जाता है। 50% जो बचा हुआ कहीं ना कहीं वो डिकम्पोज हो जाता है, इसके अंदर की जो नमी होती है वो उड़ जाती है जी। जो इसका वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। ओके। तो 50% अपने ये नहीं बोल सकते कि पूरा वेस्ट निकल रहा है, एक प्रकार से वो डिकम्पोज हो रहा है, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके। और बाकी जो इसका जो कचरा निकलता है, जो छानने के बाद में ऐसा जो मटेरियल होता है जो कहीं ना कहीं उसमें पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, मोटा मटेरियल होता है जिसको हम किसानों को बेच नहीं सकते हैं, वो मटेरियल हम बगीचों वालों को बेच देते हैं। ओके। बगीचे वाले जो होते हैं उसको आधे दाम पे खरीद लेते हैं। ओके जी। तो अमित जी, हमने वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार होता है उसके बारे में तो जाना, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसकी ग्रेडिंग कैसे होती है, पैकिंग कैसे होती है और उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे इसकी आप जो क्लीनिंग करते हैं वो थोड़ा समझाइए, क्या सिस्टम है, कैसे होता है वो। वर्मी कंपोस्ट उतारने के बाद में हम यहाँ पर स्टोर करते हैं एक जगह जी। वर्मी कंपोस्ट में अगर नमी कम होगी तभी वो छनेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट को धूप दिखाते हैं, उसके बाद ओरली हम हाथों से चेक करते हैं कि उसमें पानी तो नहीं आ रहा है। अगर पानी आता है तो हम रोक देते हैं, फिर उसको 2-4 दिन के लिए हम रोक देते हैं, उसके बाद में उसकी छनाई करते हैं। ओके। तो क्या कैसे, मतलब जैसे आपने बताया हाथों से चेक करते हैं, जैसे अभी सर ने पहले हमें बताया था कि हम ये चेक करते हैं कि हाथ में से जब हम उसे दबाते हैं जी तो उसमें से वहाँ जो बेड में से निकाला उसमें से यहाँ हाथों से पानी निकल रहा था। जी सर। और अभी इसमें पानी नहीं है। जी सर। तो क्या ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये छानने के लिए तैयार है? जी सर। इसमें फर्क ये होगा, अगर नमी ज्यादा होगी तो ये तुरंत बिखरेगा नहीं। ओके। ये थोड़ा सा जमेगा। ठीक है। नमी कम होने के बाद में ये पानी जो है जो निकलता है वो पानी निकलेगा नहीं और अच्छे से छनाई होगी उसकी। तो अभी आपने यहाँ स्टोर कर रखा है, जैसे ये बेडों से निकला हुआ है, तो क्या आपने इसे ओपन में डाल रखा है, इसे क्या ढकना होता है, छाया देनी होती है, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। यहाँ ये स्टोर रूम इस प्रकार से बनाया हमने कि दोपहर के बाद छाँव रहती है, धूप रहती है और दोपहर के पहले छाँव रहती है। ठीक है। यानी 100% यहाँ पे धूप नहीं रहती है। ओके जी सर।
तो यहाँ से अब जो हम छानते हैं, छानने के लिए आपका क्या सिस्टम है, कौन सी मशीन है, वो थोड़ा सा जब शुरुआत करता है किसान भाई तो वो छोटे वाले छन्ने से, हाथ वाले छन्ने से अपना खाद छान सकता है जी। यहाँ पर बड़े लेवल पे काम हो रहा है तो हमने एक मशीन बनवाई हुई है। ये एक छन्ना है, इसमें 4 mm 5 mm दोनों की जाली होती है जी। नमी के अनुसार हम छलना चेंज करते हैं। ठीक है। अभी हमने इसमें 5 mm की जाली लगा रखी है और 4 mm जाली भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके। और ये एक मोटर है, 3 फेज मोटर है 2 HP की। ओके। ये सिंगल फेज में भी अवेलेबल रहती है, लेकिन हमारे खेत की लाइट होने के कारण हमने इसमें 3 फेज मोटर लगा रखी है। ठीक है। तब यहाँ से जब हम छान लेते हैं तो छानने के बाद में पैकिंग का क्या प्रोसेस है, वो भी आप थोड़ा सा जी सर। वर्मी कंपोस्ट छनने के बाद में एक तरफ इकट्ठा होता है जी। उसके बाद में हम ये कट्टे पैक कर देते हैं जी। जिसका टोटल वजन रहता है 41 kg। ओके। और हम किसानों से 40 किलो का चार्ज करते हैं। ओके। यानी ये वर्मी कंपोस्ट नमी वाला मटेरियल है जी। तो हम 1 किलो इसमें एक्स्ट्रा डालते हैं। ओके। कभी किसान भाई 15 दिन बाद 20 दिन बाद अगर ये उपयोग करता है जी। तो उसका वजन उसको 40 किलो ही मिले। ओके। थोड़ा सा सर आपका जो ब्रांड है आपका जी। नामली गोल्ड, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें समझाइए। जी सर। कौन सी भी हम कंपनी चलाते हैं तो कहीं ना कहीं नाम का इश्यू रहता है कि यार हम उस वर्मी कंपोस्ट का जो अपना प्रोडक्ट जी। है उसका हम क्या नाम रखें। जी। तो हमने हमारा गांव जो हमारा नगर है नामली जी, उसके ऊपर हमने नाम रख रखा है नामली गोल्ड वर्मी कंपोस्ट। जी। इसका हमने ट्रेडमार्क ले रखा है और ये जो ट्रेडमार्क है ये कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ओके जी सर। पैकिंग करते हैं, पैकिंग का क्या सिस्टम है, क्या मशीन से इसकी सिलाई होती है, वो जी, थोड़ा जी, सा आप मेरे को वो भी थोड़ा समझाइए। जी सर। वर्मी कंपोस्ट छनाई के बाद में इसमें 40-41 किलो पैक होता है जी। जो किसान से 40 किलो का चार्ज किया जाता है। इसके बाद में हम मशीन से इसको सिलाई के माध्यम से सिल देते हैं। ठीक है। हमने लगातार ऐसे कट्टे रख रखे हैं ओके। ताकि जो सिलने में लेबर कॉस्ट आती है वो बिल्कुल कम आती है। हम एक एक कट्टे नहीं सिलते हैं जी। कंटिन्यू मशीन लगाते हैं और कंटिन्यू मशीन लगातार चलती रहती है। ओके, वहाँ से स्टार्टिंग होगी सिलाई पूरी, यहाँ जी आके ही मशीन हाँ, अभी ये सिलाई हमें काटनी है जी। ओके। आखिरी में हम चक्कू की सहायता से इसकी ये सारे बैग अलग हो जाएंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है। अब ये तो बात हुई हमारी वर्मी कंपोस्ट पैकिंग की, लेकिन जैसे सर ने हमें पहले बताया था कि हम जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म भी किसानों को अवेलेबल करवाते हैं अगर कोई लेता है तो। तो अर्थवॉर्म आप किस क्वालिटी के देते हैं, अर्थवॉर्म कैसे मतलब ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, उनकी पैकिंग कैसे होती है, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को। जी सर। होता क्या है सर, अर्थवॉर्म में अलग अलग प्रकार से जो भी केचुए बेचते हैं अलग अलग प्रकार से पैकिंग करते हैं। ठीक है। हमारा ये रहता है कि ये जो कैरेट है ये 25 किलो की कैरेट है। ओके। जिससे हम किसानों से 15 किलो का पैसा लेते हैं, 15 किलो का ही चार्ज करते हैं। ओके। इसमें हम 10 किलो एडिशनल मिलाते हैं जी। अब ट्रेवलिंग के अनुसार, डिस्टेंस के अनुसार हम ज़्यादा भी मिला सकते हैं और कम भी मिला सकते हैं। जो किसान भाई दूर का है, ये दो दिन लगेंगे ट्रेवलिंग में, 3 दिन लगेंगे, उसके लिए हम 30 किलो की क्रेट कर देते हैं। लेकिन जो चार्जेस लेंगे वो केवल 15 किलो का ही लेंगे। इसमें तो ऐसा क्यों होता है वो थोड़ा सा? हमारी जो केचुए देने की क्वालिटी है जी, वो हम गुच्छे में देते हैं। अच्छा। यानी एक तरीके से जो केचुए हम तोलेंगे कांटे पर जी, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुच्छे दिखेंगे आपको। ठीक है। 80 से 90% केचुआ तुलेगा। अब वो केचुआ ज़्यादा होने के कारण ट्रेलिंग के दौरान मरने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। तो उसके कारण हम क्या करते हैं, इसमें अलग से 10 किलो 12 किलो 15 किलो डिस्टेंस के अनुसार अलग अलग वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं। ओके। तो क्या हम इसमें से किसी में देख सकते हैं कि मतलब जैसे कोई किसान लेता है जी, तो उसको कैसे पैकिंग मिलेगा, कैसे किस क्वालिटी का मिलेगा, अथवा वो थोड़ा सा अगर आप दिखा सके तो। सबसे पहले तो ये क्रेट दिखा देता हूँ। इस क्रेट में हमने केचुए पैक कर रखे हैं जी। इसके बाद हम एक साड़ी की खोल बना देते हैं जी। इसमें क्या है कि एक बाउंड्री बन जाती है खोल में, केचुआ ट्रेवलिंग के दौरान बाहर नहीं निकलता है। ओके। और ऊपर से इसका मुंह बंद करके पेपर के माध्यम से इसको लगा देते हैं। अब अंदर ही केचुए ने खाना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट इन्होंने अंदर ही बना दिया है। ओके। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा गोबर डाला था ताकि केचुए डैमेज ना हो, केचुए मरे ना। ओके। ये आप देख सकते हैं केचुए की क्वालिटी बंचेस के रूप में। ओके। और ये भी आपको इसलिए ज़्यादा गोबर दिखेगा क्योंकि हमने इसमें अलग से इसमें खाद मिला दिया है, गोबर भी मिला दिया है इसमें। ओके। तो अगर कोई मतलब अर्थवॉर्म लेता है तो इस तरीके से उन्हें अर्थवॉर्म मिलने वाला है। जी बिल्कुल सर। ये 30 किलो का वजन रहेगा, 25 से 30 किलो का, लेकिन किसानों से केवल 15 किलो का ही चार्ज किया जाएगा। ओके सर, हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो सारा जान ही लिया है, कैसे तैयार होता है, कैसे पैकिंग होती है, कैसे मार्केटिंग होती है, ये सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ किसान भाइयों के लिए आती है, वो है ट्रेनिंग, कि हमें ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग मिलेगी, वो भी आप थोड़ा सा हमें समझाइए। सर यहाँ पर हम कमर्शियल स्केल पर वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के अलावा जी
किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण देते हैं। जी। उसी के अंतर्गत हमारा जो वर्मी कंपोस्टिंग का जो पार्ट है वो भी कवर हो जाता है। ठीक है। हम किसानों को यहाँ पे A to Z जानकारी देते हैं। जी। आपको जमीन सुधार कहाँ से स्टार्ट करना है। जी। जमीन सुधार में बहुत सारी चीज़ें आती है। जीवामृत आता है, वेस्ट डिकम्पोजर आता है, 5 पत्ती काढ़ा आता है, 10 पानी का अर्क आता है, वेस्ट डिकम्पोजर आता है, कंडा टोनिक आता है, इसके अलावा वर्मी वॉश जैसी टेक्निक आती है। जी। ये सभी हम प्रैक्टिकल लेवल पे किसानों को यहाँ पे सिखाते समझाते हैं। ओके। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 20 से 50 किसानों का जो भी अवेलेबल हो जाए, 20 किसानों का बैच हो जाता है, 50 किसानों का बैच हो जाता है, उसको अरेंज करते हैं। एक समय हम बता देते हैं कि आने वाले 10 दिन बाद में ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा गया है। जी। 20 किसान 50 किसान यहाँ पे आते हैं। हम उनको सबसे पहले तो जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है, जी। जैविक खेती क्यों जरूरी है, ओके। वो उनको बताते हैं। इसके बाद में जैविक खेती की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं वो उनको पूरा सिखाते हैं। उसके बाद में एक एक करके पूरा वर्मी कंपोस्टिंग की A to Z जानकारी देते हैं। इसके अलावा जितने भी आप आजू बाजू देख पा रहे हैं, ये जितने भी इनपुट्स हैं, ये जैविक खेती में इस्तेमाल होने वाले इनपुट है। ये सभी बनते कैसे हैं, कैसे आपको इसका उपयोग करना है, A to Z जानकारी देते हैं। ओके। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक वर्मी वॉश का सेटअप है। जी। हम जब वर्मी कंपोस्ट का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तब नीचे हमने बेड लगा रखे हैं। वहाँ पर गोबर में से निकलने वाला जो पानी होता है उसको इकट्ठा करना थोड़ा सा कहने के जटिल कार्य होता है। और जो ज़्यादा निकलता है वो अधिकतर पानी होता है। जी। वर्मी वॉश की जो गुणवत्ता होती है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। तो जो किसान वर्मी वॉश बनाना चाहते हैं और जो वर्मी कंपोस्ट हमसे खरीदना चाहते हैं उसके लिए हमने स्पेशली अलग से सेटअप कर रखा है। ओके। ये जो इसमें क्या होता है, हम जो वर्मी वॉश निकलता है वो बूंद बूंद करके टपक टपक करके अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का वर्मी वॉश इसमें इकट्ठा होता है। जी। सबसे ऊपर वाली जो मटकी है इसमें हम पानी रखते हैं। बीच वाली मटकी में मैक्सिमम केचुए और गोबर रहता है, जिसको हम हर एक दिन छोड़ के चेंज करते हैं। गोबर चेंज करते हैं, केचुआ ज़्यादा बढ़ जाता है उसको निकाला जाता है। इसके बाद में बूंद बूंद करके इसमें टपक टपक करके वर्मी वॉश इकट्ठा होता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो रियल वर्मी वॉश कैसे इकट्ठा होता है उसकी जानकारी देते हैं। रियल वेस्ट डिकम्पोजर कैसे तैयार किया जाता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, वो बताया जाता है। हम ये चाहते हैं कि किसान जड़ से मजबूत हो, किसान मिट्टी से मजबूत हो, A to Z जानकारी सीखे, अप्लाई करें और शुरू से आखिरी तक हमारा उसको प्रैक्टिकल रूप से फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सहयोग बना रहता है। ओके। आपका ये जो फार्म है इससे सालाना कितना वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। अभी वर्तमान में सर हम 1.25 एकड़ में वर्मी कंपोस्टिंग काम कर रहे हैं। और एक सालाना हमारा जो प्रोडक्शन है, केवल वर्मी कंपोस्ट की बात करेंगे, लगभग 800 से 850 टन हमारा वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन है, जो कि लगभग मध्य प्रदेश के अंदर ही हमारे जो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, शाजापुर तक हमारा माल जाता है, इधर हमारा मंदसौर, नीमच, गरुड़ तक माल जाता है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इधर अपना खंडवा, खरगोन तक हम वर्मी कंपोस्ट सप्लाई करते हैं। ओके। तो सर अब जैसे किसान भाई अगर इसे परचेज करते हैं तो एक एवरेज क्या रेट में मार्केट में वर्मी कंपोस्ट सेल होता है वो थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। हमारे यहाँ प्लांट से 400 रुपये का 40 किलो का बैग एज ए रिटेल यहाँ पे किसानों को दिया जाता है। जो भी किसान साथी बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर करता है उसको बल्क रेट या होलसेल रेट हम उपलब्ध करवाते हैं। ओके। अब सर जैसे मेन चीज़ आती है कि किसान भाई कहेंगे कि भाई हम इतनी बड़ी यूनिट अगर कोई लगाता है, जैसे मेन तो वर्मी कंपोस्ट का हमारा यही काम है कि हम अपनी खेत पे लगाएं और हमारी जो खेती है उसको बेहतर करें और जो खेती में लगने वाली लागत है उसको कम करके अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाएं। लेकिन अगर कोई युवा है जो आपको देखता है, इस वीडियो को देख के इंस्पायर होता है और वो चाहता है कि मैं भी अपनी कोई जॉब ना करूं या फिर किसी दूसरे सेक्टर में न जाके एग्रीकल्चर में अपनी इनकम बढ़ाऊं, तो वो अगर इतना बड़ा स्केल पे अपना फार्म चलाता है तो कितनी अर्निंग किसान भाई इससे कर सकते हैं, युवा कर सकते हैं, वो भी आप थोड़ा सा हमें समझिए। अगर ये 1.25 एकड़ की यूनिट है जी, अगर आप इसकी इनकम की बात करें जी, तो मैं अब प्रत्यक्ष रूप से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 4 मजदूर परमानेंटली काम करते हैं जी। एक मजदूर को हम महीने के 13,500 रुपये उसको देते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम इसमें 2 पार्टनर हैं, 2 साथी हैं जो अपना घर चलाते हैं। तो इनकम तो इसमें है जी, इनकम है, तभी तो कहीं ना कहीं 4 लेबर काम कर रहे हैं और 2 लोगों की कहीं ना कहीं वेतन निकल पा रहा है। ओके। इसके अलावा जो भी साथी इस वीडियो को देखकर सोच रहा है कि हमको भी वर्मी कंपोस्ट का प्लान करना चाहिए, तो मेरा सजेशन ये है कि आप 2 बेड से 5 बेड से 10 बेड से अपने बजट के अकॉर्डिंगली, आपके पास कितना बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी के बहकावे में ना आए या एकदम से उत्सुकता में 50 बेड का 100 बेड का यूनिट ना लगाएं। 2 बेड से भी शुरुआत की जा सकती है सर। ओके। अब सर मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आपका 750 टन के आसपास प्रोडक्शन होता है और ये सारा एमपी के अंदर ही पूरा प्रोडक्शन आपका चला जाता है, दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो वर्मी कंपोस्ट है इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि आने वाले समय में किसानों में इसकी कैसी डिमांड रहेगी,
कितने युवाओं को इसके अंदर आना चाहिए, वो थोड़ा सा और आप हमें बताइए। सर 1.25 एकड़ का यूनिट होने के बावजूद जी हमको जब सीज़न आता है, हमारा जो मेन जुलाई से सितंबर का जो सीज़न होता है जी, उसमें वर्मी कंपोस्ट कम पड़ जाता है सर। अच्छा। 1.25 एकड़ का यूनिट होने के बावजूद भी वर्मी कंपोस्ट बेचने के लिए बचता नहीं सर जी। तो हमको उन साथियों से परचेस करना पड़ता है जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो 2 बेड से 4 बेड से हमारे माध्यम से शुरुआत की उन्होंने। 4 बेड का 5 बेड का उनके पास सेटअप है। उनके पास जब वर्मी कंपोस्ट इकट्ठा हो जाता है अपने खेतों में डालने के बाद में उनके पास बच जाता है और वो चाहते हैं कि सर आपके साथ साथ हमारा वर्मी कंपोस्ट भी बिक जाए, हमारे पास भी 2 रुपये की इनकम हो जाए। उनसे हम परचेस कर लेते हैं और किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर मेरे ही गांव में नामली में 2 से 4 यूनिट और खुल जाए ऐसी तो भी किसी के पास 1 बैग का वर्मी कंपोस्ट नहीं बचेगा। ओके, तो यानी कि डिमांड तो काफ़ी अच्छी है। डिमांड काफ़ी है सर। कहीं पे भी अगर किसान इसको लगाना चाहता है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जितने पास उसकी कैपेसिटी है, जितना वो अरेंज कर सकता है उस हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने अभी 1.25 एकड़ में हमारा यूनिट है और जो ये यूनिट है साल दर साल हम बढ़ाते जा रहे हैं जी। आने वाले 6 महीने बाद में 1 साल बाद में यही यूनिट आपको 3 एकड़ में 4 एकड़ में देखने को मिलेगी। ओके, अब सर लास्ट में एक थोड़ी सी चीज़ जो बीच में रह गई थी वो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये बताया कि हम एक ट्रॉली जो गोबर लेते हैं उससे 4 × 30 फीट की 2 बेड फिल होती है, ठीक है, और उससे जो गोबर डालते हैं 100 किलो अगर हमने गोबर डाला तो उससे 40 kg हमारा प्रोडक्शन आता है जिसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर हम उसकी कॉस्टिंग की बात करें तो हमारी लागत कितनी आती है, कितने में हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो स्टार्टिंग से लेकर जो फाइनल है उसमें कितनी लागत आएगी, वो थोड़ा सा आप अगर मेरे को कैलकुलेशन समझा सके तो। जैसे कोई स्टार्टिंग कर रहा है तो उसको कैलकुलेशन पता चलेगा हाँ भाई मैं इतनी बेड लगाऊंगा तो मेरी स्टार्टिंग में इतनी कॉस्ट आने वाली है। सर कॉस्टिंग की अगर बात करेंगे तो कॉस्टिंग जो होती है वो डिपेंडेंट करती है उस क्षेत्र में उपलब्ध रॉ मटेरियल के ऊपर। जी, हमारे क्षेत्र में गोबर किस रेट में उपलब्ध हो पा रहा है। ओके, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे गोबर की कोई कीमत ही नहीं सर, आसानी से मिल जाता है। 100-200 रुपये में या 700 रुपये 1000 रुपये ट्रॉली मिल जाता है। अगर हम बात करें अभी रतलाम जिले की तो यहाँ पे 5000, 6000, 7000 रुपये ट्रॉली गोबर मिलता है। ओके, एक मोटा मोटा अगर बात करेंगे तो 5 रुपये के अंदर अंदर सारा समेट जाता है सर। ओके, इसकी जितनी भी कॉस्टिंग होती है 5 रुपये के अंदर सारी सिमट जाती है। ओके, उसके बाद में हम इसको जो वर्मी कंपोस्ट को बेचते हैं एक एवरेज 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 40 किलो का बैग 400 रुपये में बेचते हैं। ओके, तो यानी लगभग 50% तक जो बचत है वो हो जाती है पूरी अपनी कॉस्टिंग निकालने के बाद में। बहुत सारे लोग केवल 1% पे 2% पे काम करते हैं, यहाँ पे तो हम 50% कमा रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात है सर। ओके, तो सर अगर लास्ट में एक चीज़ और ये बता दीजिए, कोई किसान भाई आपसे वर्मी कंपोस्ट लेना चाहता है या फिर ट्रेनिंग लेना चाहता है या फिर जो अर्थवॉर्म है वो लेना चाहता है तो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जी एक बात मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि ये जो बिज़नेस है ये बिज़नेस उन लोगों के हाथ में जा रहा है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जी, किस प्रकार मैं बता देता हूँ आपको। जिनके पास में वर्मी कंपोस्ट का इकाई नहीं है, जिसके पास में अनुभव नहीं है जी, वो लोगों को वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगवा रहे हैं, लोगों को 2 लाख रुपए लेके 2.5 लाख रुपए लेके बेवकूफ़ बना के बाय बैक एग्रीमेंट करके इस प्रकार की योजनाएं चलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और लोगों के यहाँ पे प्लांट लग जाता है लेकिन प्लांट की कोई केयर नहीं होती है, केचुआ अच्छे से काम नहीं कर, उनके पास अनुभव ही नहीं है सर जी। अनुभव नहीं होता है तो उनका वर्मी कंपोस्ट बनता ही नहीं है जी। बन भी जाता है तो समय पर बन नहीं पाता है, केचुआ की पॉपुलेशन होती है अच्छे से बन नहीं पाती है, तो लोग डरे हुए हैं सर जी। बहुत सारे लोग डर गए हैं कि वर्मी कंपोस्ट प्लांट हमारे बाजू में भी एक कंपनी के माध्यम से लगा था, 2.5 लाख रुपए लगे थे और वो प्लांट बंद हो चुका है। ओके, तो मैं उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा 2.5 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल 4000 5000 रुपए में 1-2 बेड लगाइए। और जो सच में वर्मी कंपोस्टिंग काम कर रहे हैं, जैसे कि हम हरियाली एग्री लाइफ रतलाम जिले में वर्मी कंपोस्टिंग का काम पिछले 8-10 सालों से कर रही है, तो हमारे पास में लगभग 10 सालों का अनुभव है सर जी। वर्मी कंपोस्ट में गोबर कैसा इस्तेमाल किया जाता है, गोबर को देख के हम बता देते हैं ये आपका अच्छा गोबर है, ये आपका गोबर अच्छा नहीं है जी। केचुआ किस प्रकार से मल्टीप्लाई हो रहा है, केचुआ अच्छे से कैसे मूवमेंट कर रहा है, हम देख के बता देते हैं हेल्दी केचुआ है, हेल्दी केचुआ नहीं है जी। 1 महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है, किस प्रकार का खाद बन रहा है, पूरे बेड में केचुआ किस प्रकार से बिखरा हुआ है, उसको देख के बता देते हैं कि ये बेड कितने समय में कंप्लीट होगा। तो ये जो अनुभव आता है सर ये 1-2 दिन में नहीं आता है, ये जो अनुभव आता है लगभग हमारे पास में 9-10 सालों का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर हम किसानों को सिखाते हैं, समझाते हैं, उनके यहाँ पे 2 बेड 4 बेड 5 बेड 10 बेड से यूनिट सेटअप करवाते हैं जी। तो आप भी 2 बेड से 4 बेड से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी साथी अगर हमसे जुड़ना चाहता है या हमारे संपर्क में रहना चाहता है तो हम किसानों को ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से समय समय पर प्रशिक्षण वीडियो, समय समय पर सूचनाएं देते रहते हैं
जैविक खेती की, वर्मी कंपोस्टिंग की A to Z छोटी छोटी जानकारी रील्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लगातार पोस्ट करते रहते हैं। तो सभी आप हमसे यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल जो भी है वो @हरियाली एग्री लाइफ है, इंस्टाग्राम पे हरियाली.एग्री लाइफ है। इसके अलावा फेसबुक पे हमारा जो पेज है वो हरियाली एग्री लाइफ जैविक खेती में सच्चा साथी, इस नाम से हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना अकाउंट बनाए हुए हैं। ओके, तो सर जैसा आपने बताया था, तो मैं किसान भाइयों को अक्सर यही कहता आया हूँ कि हमारा काम है कि वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना। लेकिन हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, जैसे अभी हमने कोई 40 मिनट की वीडियो बनाई या 30 मिनट की एक वीडियो बनाई या फिर 50 मिनट की भी एक वीडियो बनाई, उसमें आपका जो 10 सालों का अनुभव है उसको हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो यही मैं किसान भाइयों को हमेशा कहता आया हूँ कि आप एक बार आप किसी भी चीज़ में कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पहले फील्ड में जाइए, वहाँ पे जाके देखिए कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, कैसे आप कर सकते हैं, स्टार्टिंग कैसे होगी। कभी भी आपको भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक वीडियो देखा आपने, चाहे कि हमारा वीडियो देखा या चाहे फिर किसी और का वीडियो देखा, लेकिन आपको कभी भी एक वीडियो देख के भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप फील्ड में जाइए, 10 जगह पे जाइए। हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ सर के पास आइए, आप दूसरी जगह पे भी जाइए। दूसरी जगह पे आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है, आप सर के यहाँ पे देखिए सर आपको क्या नॉलेज दे रहे हैं। वो सारे नॉलेज देख के आप सारी चीज़ों को सीखिए। सीखने के बाद ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि किसान का जो पैसा आता है वो काफ़ी मेहनत का पसीना होता है और काफ़ी पसीना बहाने के बाद में किसान भाई पैसा कमाते हैं। तो जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करें अपना, तो हमारा यही कहना है कि आप एक बार देखिए, फील्ड में आप उतर के देखिए कि कहाँ पे असली में काम हो रहा है। जैसे सर ने बताया काफ़ी जगहों पे फ्रॉडिंग होती है, एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज़्यादा फ्रॉडिंग होती है। सबसे ज़्यादा स्कोप भी इसी में, सबसे ज़्यादा स्कोप भी इसी में है, तो फ्रॉडिंग भी सबसे ज़्यादा इसी में है। तो आप अगर सर से भी संपर्क करते हैं तो एक बार मैं ये कहूँगा आप यहाँ पर आके देखिए कि सर कितनी मेहनत से यहाँ काम कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कितना काम करना पड़ता है, तब जाके ये वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। तो सर एक बार लास्ट में आप अपना मोबाइल नंबर थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए, अगर कोई किसान भाई आपसे जुड़ना चाहे तो। जो भी किसान भाई हमसे यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं 9685173368। इसके अलावा हमारा दूसरा नंबर है 7869869829। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सर आज के इस वीडियो में आपने हमारे किसान भाइयों को वर्मी कंपोस्ट की फार्मिंग के बारे में काफ़ी अच्छी और काफ़ी यूनिक जानकारी दी। उसके लिए हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से सर अपने साथी के साथ मिलकर यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं और कैसे आप अगर वर्मी कंपोस्ट की यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी बेड से स्टार्ट करना चाहिए, वो भी सर ने आज के इस वीडियो में आपको बताया। अगर आप ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो सर के जो मोबाइल नंबर है मैं आपको इस वीडियो के स्क्रीन पर साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप सर से सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें और मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।